300A, दैट इज राइट टू प्रॉपर्टी। ये हो गया एक बेसिक स्ट्रक्चर की हम लोग जो पढ़ रहे हैं संविधान में, मौलिक अधिकार, उसके बारे में। अब यहाँ इसके बाद जो सेकंड पोर्शन स्टार्ट होगा वो फीचर्स ऑफ फंडामेंटल। पालिका का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट। क्या इसके व्यक्ति या इसके कर्मचारी गण स्टेट के परिभाषा के अधीन नहीं आएंगे? But still, our responsibility, my in particular, you in general, that they are also included, and let them have their say. ठीक है। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग करने वाले हैं। जानते हैं उसका नाम क्या है? हम लोग कल कुछ डिस्कशन किए थे, बट दैट वाज ब्रॉड और आउटलाइन। आज नोट्स बनाएंगे जो इम्पोर्टेंट। मैं कई स्रोत लाया हूँ जहाँ से मैं आपको लिखवाऊँगा। जैसे PM बख्शी का कुछ जजमेंट का है, उसका लिखवाऊँगा, कुछ हमारे मटेरियल से लिखवाऊँगा। ठीक है, तो आपको आज लिखना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है? और जब लिख लेंगे देन वील हैव अ डिस्कशन ऑन दैट, राइट? क्लियर है? समझ में आया? तो पहले टॉपिक का नाम दीजिए फंडामेंटल। हम बेस से चलेंगे, स्टार्टिंग से। हाँ, आज स्टार्ट ही होगा। क्या बताओ? नहीं बताओ, कोई दिक्कत नहीं, कुछ बोलो, कुछ है बताओ। दुश्मन में हिकअप्स, बताओ क्या बात है? तो सबसे पहले टॉपिक दे दीजिए फंडामेंटल राइट्स enshrined in कौन से पार्ट में है? 100% सभी को मालूम है किस पार्ट में क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन ऑप्शन में आ सकता है। क्या है? ये ऐसे नहीं लिखा हुआ है, ये ऐसे लिखा हुआ है। जैसे लिखा है वैसे समझेंगे हम लोग, लेकिन मतलब तो वही है। और फंडामेंटल राइट्स जो है वो अगर हम आर्टिकल देखें तो 12 से लेकर 35 तक पूरा चैप्टर है। लेकिन एक्चुअल फंडामेंटल राइट स्टार्ट कब होता है? 14 से लेके, ठीक है? 14 से स्टार्ट होता है और 32 तक चलता है, ठीक है? फिर 33 अलग है, 34 अलग है, 35 अलग है, क्योंकि 36 से 51 फिर DPSP जाता है। DPSP stands for Directive Principles of State Policy। क्लियर है? इसको मैं ये लगा लूँ। अब आप ये बताइए कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो राइट्स होता क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय राइट? Claim of an individual against the state. It's a claim of an individual against the state. नहीं, वी आर नॉट टॉकिंग फंडामेंटल, वी आर टॉकिंग राइट्स। हाँ, हमको सिर्फ राइट बता दो, अधिकार क्या है? Claim of citizenship. क्या लगता है? और कितने तरह के राइट्स होते हैं? हम लोग कितने तरह के राइट्स की चर्चा की है?
legal right, constitutional right, fundamental right, natural rights, पॉलिटिकल राइट्स, political rights. है ना? बात करें। तो राइट्स क्या है? एक क्लेम है, किसका, किस पे? Citizenship, सिटीजन्स का क्लेम है, किसके ऊपर? government, स्टेट, स्टेट के ऊपर गवर्नमेंट ठीक है, गवर्नमेंट के ऊपर, स्टेट के ऊपर। क्लियर? तो फंडामेंटल राइट्स कैसे अलग हो जाता है राइट अन्य राइट्स से? हम लोग चैप्टर तो फंडामेंटल राइट पढ़ रहे हैं। सो हाउ इट डिफर्स फ्रॉम अदर काइंड्स ऑफ राइट्स? व्हाई इट इज कॉल्ड फंडामेंटल? Because it helps in the overall development of the individual, being it social, political, or मेंटल फिजिकल physical. सिंपल, अगर फंडामेंटल राइट नहीं रहेगा तो हमारा मॉरल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं। क्लियर है? आपको समझ में आया? फंडामेंटल राइट्स आर कॉल्ड फंडामेंटल बिकॉज दे रिजल्ट इनटू और ओवरऑल डेवलपमेंट, दैट इज फिजिकल, मेंटल, मॉरल एंड इंटेलेक्चुअल। सबसे पहला पॉइंट ये लिख लेंगे। फंडामेंटल राइट लिखिए, फंडामेंटल राइट्स guarantees our all-round development of personality, fundamental rights guarantees our all-round development of personality, that is physical, comma mental, comma moral and intellectual. क्लियर? एंड ऑल्सो एक और रीज़न है, एक रीज़न तो ये है क्योंकि फंडामेंटल का कहा गया है इसको। दूसरा रीज़न ये है कि दिस इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो सेकंड पॉइंट लिखिएगा, they are justiciable or enforceable by courts. They are justiciable oblique enforceable by court of law, ठीक है, and in case of violation, and in case of a violation, person can approach a court of law. समझ में आ गया तुम्हें? और नीचे लिखिए, दैट इज वाई दे आर कॉल्ड फंडामेंटल। यहां तक क्लियर हो गया? आपको समझ में आ गया यहां तक? अब हाउ मेनी फंडामेंटल्स आर राइट्स आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन? लिखिए, देयर आर 6 फंडामेंटल, एम बेसिक्स लेके चलिए। देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले राइट टू इक्वालिटी, (14 से 18 तक, देन राइट टू फ्रीडम 19 to 22 तक, थर्ड राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 से 24 तक,
फिर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 to 28 तक। फिर पांचवा है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, (29 and 30). इसके बाद राइट टू प्रॉपर्टी था, लिख लेंगे आप, राइट टू प्रॉपर्टी मैंने शॉर्ट में लिख दिया है 31, लेकिन इसमें नोट लिख देंगे आप। नाउ इट इज अ लीगल राइट, नाउ इट इज अ लीगल राइट अंडर 300A, लीगल राइट अंडर आर्टिकल 300A। सर हो गया। और लास्ट में 32 कर दीजिए, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज, आर्टिकल 32। अब यहाँ पे एक प्रश्न आता है कि ये तो 300A में डाला गया है, किस पार्ट में है? आर्टिकल सर, क्वेश्चन आ सकता है ना कि आर्टिकल 300A में जो राइट टू प्रॉपर्टी को डाल दिया गया, लीगल राइट, वो किस पार्ट, पहले तो पार्ट 3 में था, अब पार्ट 12 हो गया। उन्होंने बिल्कुल सही बोला, आर्टिकल जो है वो पार्ट 12 का हिस्सा हो गया। कौन सा? 300A, दैट इज राइट टू प्रॉपर्टी। ये हो गया एक बेसिक स्ट्रक्चर की हम लोग जो पढ़ रहे हैं संविधान में, मौलिक अधिकार, उसके बारे में। अब यहाँ इसके बाद जो सेकंड पोर्शन स्टार्ट होगा वो फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट, फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट। सबसे पहला होगा दे आर प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर है? और प्रोटेक्टेड के नीचे लिए गारंटीड भी कर लीजिए, प्रोटेक्टेड के नीचे लिख दिए गारंटीड, प्रोटेक्टेड एंड गारंटीड। फिर सेकेंड लिखे दे आर नॉट एब्सोल्यूट, दे आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड। इसका मतलब क्या हुआ वो लिख लीजिए। क्या अगर हमको ये कहना पड़ेगा कि दे आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड को एक्सप्लेन कीजिए 25 वर्ड में। समझ में क्वेश्चन मेरा क्या है? In 25 words, you are asked to explain this statement just. Which statement? They are not absolute but qualified. They are not absolute but qualified. तो क्या लिखेंगे इसमें आप? they are enforceable but with certain limitations. वहाँ पे वर्ड यूज करेंगे reasonable restriction. Reasonable restrictions. जो वहाँ पे लिखा है वही लिखेंगे ना? वहाँ पे क्या यूज करेंगे? reasonable restriction. लिखिए। The state can impose reasonable restrictions on them.
क्या लिखा? The state can impose reasonable restriction on them. ऑन देम लिख लिया ना? कितने वर्ड हो गए? क्या यह कंप्लीट होगा कहना? क्या इतना कह देने से हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा? कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है या कौन सा ऐसा पक्ष है विच विल मेक द आंसर कंप्लीट? They should be citizen of India. नहीं, क्वेश्चन ये है नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड, इसके इतने ही पे रहना है हम लोग को। नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड का एक पॉइंट तो लिख दिया आपने, क्या लिखा? रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगेगा उसके ऊपर। क्लियर है? अब इसी पॉइंट का एक हिस्सा और छूट गया है, क्या होगा जो वो कंप्लीट हो जाएगा? अब यहाँ पे अपने दिमाग में इसमें जोर डालिए। To control president, to control नहीं, इसी लाइन का, इसी लाइन का। हाँ इसी लाइन का वो हिस्सा है, on them to control the tyranny of the. इसी लाइन का हिस्सा है। पहले लाइन को पढ़ो, 2-3 बार पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा। और रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस में ही छुपा हुआ है वो चीज, इसी दो का काम है, यही दोनों वर्ड से संबंधित है वो चीज। During emergency, ना 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 उस लिखिए, पहले सेंटेंस लिख लीजिए, ये लिखिए देम लिखा ना, उस देम के साथ कॉमा कीजिए। However, simple है, however the reasonability of restrictions, however the reasonability of restrictions is decided by the courts. सिंपल है, क्लियर हो गया? एग्जीक्यूटिव ने रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाया, क्लियर है? समझो पहले बात को, आपका फंडामेंटल राइट कौन दिया है? संविधान प्रदत्त है मौलिक अधिकार, उस पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन कौन लगाया? स्टेट एग्जीक्यूटिव लगाया। वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन कितना रीजनेबल है इसका तय कौन करेगा? कोर्ट करेगा, जुडिशियरी करेगा। सर, हाँ। अगर इस पॉइंट को एग्जीक्यूट किया जाए उस हिसाब से तो जिस स्टेट में अप्सपा लगा हुआ है तो वहाँ पर तो वो भी एक्सट्रेनियस कंसिडरेशन नहीं है, वो भी एक स्पेशल केस है, सभी स्टेट में तो नहीं लगा हुआ है ना, लेकिन वो चैलेंजेबल है निश्चित तौर पे, चूँकि एग्जीक्यूटिव एक्शन है, चैलेंजेबल है। लेकिन उसका भी अपना कहना है कि इस समय तक जब तक हम देख लेंगे कि हमारा बॉर्डर सेफ नहीं है या इंसर्जेंसी काउंटर इंसर्जेंसी, तो उसके भी अपने दलील हैं, ठीक है। लेकिन अब हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है सभी को? आगे बढ़ें, चलिए। अब आइए, राइट्स आर जस्टिसिएबल। नेक्स्ट पॉइंट है राइट्स आर जस्टिसिएबल। ये बहुत ही आसान है, कोई भी एग्रीव्ड इंडिविजुअल कैन अप्रोच डायरेक्टली टू द सुप्रीम कोर्ट, बस इतना ही लिखना है इसमें। एनी एग्रीव्ड इंडिविजुअल कैन डायरेक्टली अप्रोच सुप्रीम कोर्ट इन केस दे आर इन्फ्रिंज्ड। इन्फ्रिंजमेंट का मतलब क्या होता है? एक वर्ड है इन्फ्रिंजमेंट, क्या मतलब होता है उसका? वायलेटेड। वायलेशन समझते हैं? उल्लंघन। हाँ, उल्लंघन लिख लीजिए। An aggrieved individual can directly move Supreme Court in case of aggrieved, AGGRIEVED. An aggrieved individual can directly move Supreme Court in case of violation of any of those rights. क्लियर है? हम लोग क्या कर रहे हैं अभी? हम लोग किस विषय पे बात कर रहे हैं? फीचर्स। हमको उसके स्पेशल फीचर हैं। तो हम सबसे पहले क्या पढ़े?
फीचर में सबसे पहले क्या लिखे हम लोग? सेकंड क्या लिखे? They are not absolute but qualified. क्लियर है? थर्ड क्या लिखेंगे? क्लियर? अब सस्पेंशन उसका होता है FR का, वही फीचर है, लिखिए सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। सर एक क्वेश्चन था। हाँ बोलिए। सर ये जो स्टेटमेंट है कि राइट्स ऑफ जस्टिशिएबल और एनी एग्रीड इंडिविजुअल कैन डायरेक्टली अप्रोच टू द सुप्रीम कोर्ट इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ एनी ऑफ दीस राइट्स, तो अगर वो एग्रीड पर्सन इकोनॉमिकली उतना एफिशिएंट नहीं है कि वो सुप्रीम तो स्टेट तो व्यवस्था करती है ना उसका, फ्री लीगल एड से, फ्री, इंडिविजुअली फ्री लीगल एड चाहिए हमको, तो किसको दिया गया? DPSP में कहाँ गया है फ्री लीगल एड? तो उसको हेल्प कर देगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए सस्पेंशन ऑफ राइट्स। फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड कब हो सकता है? इन केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी। देखिए, इन केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी। लेकिन इसमें एक्सेप्शन दो कौन कौन है? आर्टिकल कौन कौन सस्पेंड नहीं होगा? 20 और 21। 20 किसकी बात करता है और 21 किसकी बात करता है, अभी हम चर्चा करेंगे। अभी आप लिख लीजिए, एक्सेप्ट 20 एंड 21। क्लियर है? इसके अलावे 19 आर्टिकल में 6 फ्रीडम दिए हुए हैं, वो भी सस्पेंड होते हैं। लेकिन उसके लिए क्या है? कंडीशन है। क्या कंडीशन है? वो सिर्फ नेशनल इमरजेंसी में ही होगा सर, स्टेट इमरजेंसी में वो नहीं होगा। नहीं, एक्सटर्नल इमरजेंसी के तहत लगेगा तो होगा, इंटरनल में नहीं लगेगा। तो क्लियर है? मतलब कोई ना हो। हाँ, तो लिख लीजिए, एक्सटर्नल इमरजेंसी एक्सटर्नल वॉर, एक्सटर्नल वॉर, 352 एग्रेशन, एक्सटर्नल एग्रेशन या वॉर, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल इमरजेंसी। लिखिए, द 6 राइट्स गारंटीड, लिखो, द 6 राइट्स गारंटीड अंडर आर्टिकल 19 कैन बी सस्पेंडेड तो ये बड़ा सब्टल पॉइंट है, ये इसमें ध्यान देना होगा। ऑप्शन वहाँ उसी तरह से लिखा रहेगा और वहाँ पे फंस जाता है कि आप बोल रहे हैं कि 19 का 6 फ्रीडम सस्पेंड हो रहा है ना, किस आधार पे? वहाँ पे दे देगा ऑन द बेसिस ऑफ आर्म्ड रिबेलियन, ऑन द बेसिस ऑफ वॉर डिक्लेयर्ड। ठीक है, तो आर्म्ड रिबेलियन वाला पॉइंट गलत हो जाएगा। आर्म्ड रिबेलियन में 19 सस्पेंड नहीं होगा, ये ध्यान देना। ओनली ऑन एक्सटर्नल इमरजेंसी, दैट इज वॉर। ठीक है, लिख लीजिए, एंड नॉट ऑन, जैसा कोई कंडीशन होगा तो उसमें नहीं होगा। किसमें? नहीं, सिविल वॉर में नहीं होगा। नहीं, एक्सटर्नल का मतलब ये हो गया फॉरेन स्टेट अगर अटैक किया है तो बस। लिख लीजिए, क्या लिखा? फिर से पढ़िए, क्या लिखा? 6 rights guaranteed under Article 19 can be suspended. कैन बी सस्पेंडेड लिखा, यस सर। ठीक है। 6 राइट्स लिखा, अंडर आर्टिकल 19 लिखा, इन केस ऑफ लिखिए, इन केस ऑफ एक्सटर्नल इमरजेंसी दैट इज वॉर, i.e. दैट इज वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन, एंड नॉट ऑन दी, आप साहब एकदम कैप्स में लिखिए, एंड नॉट कैप्स में कर दो, एंड नॉट ऑन द ग्राउंड ऑफ, एंड नॉट ऑन द ग्राउंड ऑफ आर्म्ड रिबेलियन
दैट इज इंटरनल इमरजेंसी। यानी कि सर एक्सटर्नल स्टेट से जीतने के लिए साम दाम दंड भेद सबकी नीति अपना लेना। तो कितना पॉइंट हो गया इसमें? अब देखिए इसका एप्लीकेशन जो है कुछ खास लोगों के, जैसे आर्म फोर्सेस पर्सन, पारामिलिट्री के लिए, तो पार्लियामेंट नियम बना सकती है कि जैसे आप ऑर्डिनरी आदमी पे अप्लाई करते हैं, आर्म फोर्सेस पे इसका उस ढंग से एप्लीकेशन नहीं हो पाएगा। तो ये लिखिए, restriction in the application of fundamental rights in cases of members of the armed forces, paramilitary forces, intelligence agencies, क्या लिखा पूरा सेंटेंस? Can be restricted. Application can be restricted or abrogated by the Parliament. By the Parliament. By the Parliament, हाँ, by the Parliament. क्लियर है? और क्या क्या लिमिटेशन लग सकता है? मार्शल लॉ पे लग सकता है, एप्लीकेशन रेस्ट्रिक्शन हो जाता है, लिख लीजिए। देयर एप्लीकेशन कैन ऑल्सो बी रेस्ट्रिक्टेड ड्यूरिंग मार्शल लॉ that is military rule, that is military rule. मार्शल लॉ किसी खास एरिया में लगा हुआ है तो वहां पे भी वो रेस्ट्रिक्शन होता है, ठीक है, क्लियर है? तो ये आपके क्या हो गए? फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट। एक बार पढ़ लीजिए इसको। अब हम लोग चलेंगे आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 जो है, जैसे हम लोग पहले भी चर्चा किए थे, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट, दैट आर्टिकल 12 का स्कोप क्या है? डेफिनेशन ऑफ स्टेट। क्लियर है? लिखिए, स्कोप ऑफ आर्टिकल 12 is in relation to the definition of state. Scope of Article 12 is in relation to the definition of state. There needs to be a clarity, right?
क्या है, देयर नीड्स टू बी क्लैरिटी एज टू व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स अ स्टेट। ऐसा क्या है जिससे स्टेट का निर्माण होता है, राज्य का निर्माण। तो दो तरह से हम समझते हैं स्टेट को, निर्माण को। एक ये कि एक टेरिटरी है जिसमें पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट है और सोवरेनिटी है। तो ये चारों एलिमेंट क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है, स्टेट को। लेकिन आर्टिकल 12 जो डिफाइन किया है वो बोलता है कि एकदम शुद्ध भाषा में ये नहीं है आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 क्या बोलता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, legislature, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट्स, लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट्स, लोकल बॉडीज, ठीक है, एंड अदर एजेंसीज। अदर एजेंसीज में क्या क्या आ गया, लोकल बॉडीज में पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज आ गया, एकदम सिंपल। और अदर बॉडीज में क्या क्या आ गया, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है, ठीक है, ONGC, सेल, भेल, है ना, पोस्ट ऑफिस, ये सारा अदर एजेंसीज में आ गया। लोक अदालत आ सकती है। हाँ, लोक अदालत, लोक अदालत, देखो इवन प्राइवेट एंटाइटी इज ऑल्सो कंसिडर टू बी स्टेट टिल सच टाइम उसका फंक्शन जो है वो ऑन बिहाफ ऑफ स्टेट वो काम कर रहा है। कैंटोनमेंट बोर्ड से, हाँ, कैंटोनमेंट बोर्ड, कैंटोनमेंट बोर्ड आएगा, ठीक है, क्लियर है। तो बोले कैन प्राइवेट बॉडी बी ए स्टेट, अगर क्वेश्चन ये आ गया तो क्या क्या लिखोगे। If we go by the definition of state, it is not to be within the ambit of definition of state as per Article 12. But, वहाँ पे देखा but, if they are discharging the responsibilities on behalf of state, if they are discharging the responsibilities on behalf of state, the functionalities are in commensurate with that of the state concerned as per 12, then they are also considered to be the state agency of the state. ठीक है, जबकि उसका प्राइम ऑब्जेक्टिव नहीं था, उसके एस्टैब्लिशमेंट का प्राइम ऑब्जेक्टिव नहीं था, लेकिन उसकी फंक्शनैलिटी जो है वो, ये ध्यान देना है, प्राइम ऑब्जेक्टिव मोटिव नहीं था उसका, लेकिन अब मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर है, ठीक है, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट है, टैक्स कलेक्शन करना है, तो ये सब क्या है, स्टेट का फंक्शन है। अगर ये कल कोई ऐसा बॉडी भी कर रहा है तो भी हम उसको स्टेट के दायरे में रखेंगे, क्योंकि उसकी फंक्शन जो है वो स्टेट में, ये ध्यान रखना, ठीक है, क्लियर है। तो ये भी लिख लीजिए, क्या लिखा अभी, अभी पूरा प्रॉपर वे में लिखो, क्या लिखा अभी, स्कोप ऑफ आर्टिकल 12 इज इन रिलेशन टू ऑफ स्टेट। तो एज पर आर्टिकल 12, अब लिखो एज पर आर्टिकल 12, state is understood to mean the government and parliament of India. पहला, the government and parliament of India. Second लिखिए, the government and legislature of each state. Third, local authorities such as जिला पंचायत, municipalities, district boards, port trust, cantonment boards, पोर्ट ट्रस्ट, district, पोर्ट सी पोर्ट होता है, पोर्ट ट्रस्ट, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, कैंटोनमेंट बोर्ड्स, पोर्ट ट्रस्ट। फिर लिखिए अदर स्टैट्यूटरी एंड नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज लाइक other statutory or non-statutory bodies like LIC, ONGC,
comma SBI, etc. are the instruments of the state. अच्छा, यहाँ पे दो बात है, इसमें लेजिस्लेचर को रख लिया, इसमें एग्जीक्यूटिव को रख लिया, लेकिन जुडिशियरी इसके बाहर है। ये 12th में जुडिशियरी इंक्लूडेड नहीं है। अब यहाँ प्रश्न आता है कि इज जुडिशियरी नॉट अ स्टेट? क्या बोलेंगे? अब ये इस पर विचार कीजिए। न्यायपालिका जो है, न्यायपालिका का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट। क्या इसके व्यक्ति या इसके कर्मचारी गण स्टेट के परिभाषा के अधीन नहीं आएंगे? आना तो चाहिए ना सर, लेकिन आते नहीं। आपका क्या ओपिनियन है इसमें? सर आते हैं वो भी स्टेट नहीं सर, वो नहीं आते। डेफिनेशन में तो नहीं है, लेकिन कैसे उनको फिर डिफ्रेंशिएट करते हैं? सर उनका तो काम है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के ऊपर नजर बनाए रखना कि ये कहीं कुछ गलत अपने जुरिसडिक्शन के बियॉन्ड जाकर के कुछ काम ना करें। तो उनको कैसे स्टेट में इंक्लूड किया जा सकता है? और फिर उनके ऊपर चेक कौन रखेगा? उनके ऊपर तो कोई बॉडी है नहीं चेक करके लगाने के लिए। नहीं, देखो यहाँ पे क्या है, समझो मेरा आपको, जुडिशरी का दो फंक्शन है। एक है फंक्शनल एस्पेक्ट जिसे बोलते हैं, जो जजमेंट देना, जज वाला काम है। भाई ट्रायल चला, वर्डिक्ट दिया। वहाँ भी दूसरा फंक्शन है एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ सुप्रीम। क्या सुप्रीम कोर्ट में एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होता है? वहाँ भी कमिश्नर नियुक्त किए जाते हैं। हाई कोर्ट में भी कर्मचारीगण होते हैं, जो कि जिनका न तो केस से लेना देना होता है, क्लियर है, न बहस करते हैं, न जज की से मतलब है, लेकिन रख रखाव मेंटेनेंस जो चलता है पूरा, सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग पूरी जितनी आती है, वो सुप्रीम कोर्ट के एम्प्लॉयज हो गए, तो क्या उनका जुडिशियल फंक्शन तो नहीं है ना? वो क्या है? उनका एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? तो न्यायपालिका वो पक्ष जो है, द एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट ऑफ दैट जुडिशियरी, नॉन जुडिशियल फंक्शन, दैट कम्स विद इन द, हाँ ये लिख लीजिए वहाँ पे, लिखिए 2 आर्टिकल 12 डज नॉट डिफाइन जुडिशियरी इन एनी पर्टिकुलर वे। क्या लिखा? वो आर्टिकल दो स्पेलिंग, दो आर्टिकल 12 डज नॉट डिफाइन जुडिशरी, डज नॉट इंक्लूड जुडिशरी इनटू कंसिडरेशन। ब्रैकेट में डज नॉट इंक्लूड जुडिशरी इनटू कंसिडरेशन, और जुडिशरी जो वहां लिखेंगे अंडर इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है? But the non-judicial function of judiciary, such as administrative functions, comes well within the ambit of state. क्या लिखा? पूरा लाइन पढ़ो। विन द एम्बिट ऑफ स्टेट। तो जब एम्बिट ऑफ स्टेट आएगा तो प्रशासनिक कार्य कुछ भी होगा उसका, वो चैलेंजेबल हो जाएगा। क्लियर है? दैट बिकम्स चैलेंजेबल। ठीक है? क्योंकि हम लोग फंडामेंटल, अगर वो फंडामेंटल राइट वायलेट करता है इसका, तो उसको चैलेंज कर सकते हैं ना। मुझे सोचिए आप ही कहाँ चैलेंज हो रहा है? देखो, आप ही का एक व्यक्ति जो कि ना तो जज है ना तो वकील है, वो क्या काम करता है? वो रजिस्ट्रार है, लेट्स से एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है ना, रजिस्ट्रार है।
उसने कुछ ऐसा काम किया जो कि एक ऑर्डिनरी सिटीजन का वायलेट किया, तो वो हम आज उसको कंसिडर कर लेंगे, वो भी जाएगा कटघरे में। बात समझ रहे हो? एक वो एंटाइटी जो दूसरों का निपटारा करता है, खुद उसके ही घर में अगर हो गया हो ऐसा किसी थर्ड पर्सन ऑर्डिनरी सिटीजन का, दैट ऑल्सो विल बी ट्राइड, क्योंकि उसके एक्शन जो है वो स्टेट के डेफिनेशन के विद इन। क्लियर है? समझ में आ गया? समझ में आया? सर, हाँ, अगर कोई जुडिशियल मजिस्ट्रेट इस तरह का अगर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फिर जज हो गया ना वो। अगर जज करे अगर इस हाँ। तरह की एक्टिविटी, तो उसके ऊपर तो ये नहीं लगेगा सर? नहीं, देखो उसका क्या है कि जब वो काम कर रहा है प्रोनाउंसिंग जजमेंट्स, ठीक है, तो उसका प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी तो वो है। लेकिन अगर मान लो कि उसके किसी एम्बिट के जाकर किसी को परेशान करता है, किसी अत्याचार करता है, तो दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव ना, दैट इज नॉट जुडिशियल। तो जैसे ही वो एडमिनिस्ट्रेटिव में तो वो इट विल अट्रैक्ट पेनल्टी फॉर हिम एज वेल। क्लियर है? ये आपका क्या खत्म हो गया अभी? 12वां। अब लोग आते हैं 13वें पे। कुछ आइडिया है 13 क्या कहता है किसी को? अपने विचार रख सकते हैं आप लोग। Sir, Article 13 talks about the mandatory of fundamental rights. कुछ आइडिया है? इंपॉर्टेंस मैंने लिखा, कहा था ना, लिखा आप लोगों ने? मैंने कल होमवर्क दिया था, किसने किसने नहीं, मैं भी पूछूंगा सबसे। ये तो मजे से बैठी, ये तो कल आई नहीं थी, इसीलिए इसको डरने का जरूरत ही नहीं है। पर कल करके लाऊंगी ना। Sir, it's not- इसने दिखाया कुछ काम करके। Sir, about constitution. कल आप आए थे? कल कौन कौन लोग नहीं आया था? अच्छा, आपने नहीं बनाया है? आप आए थे कल? हाँ, तब बनाए हैं? ठीक है, चला है, वर्क किया है ना, बस हमको ये खुशी इस बात की, वर्क किया है। तो 13 समझिए, 13 है क्या? व्हाट डू यू मीन बाय 13? 13 ये कहता है, समझ लो पहली बात को, जो हम 12 स्टेट डिफाइन किए, 13 लॉ डिफाइन करता है। क्या करता है? लॉ डिफाइन करता है। लेकिन इसका ऑब्जेक्टिव क्या है 13 का? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ 13? 13 establishes the supremacy of the constitution. 30 establishes the supremacy of the constitution. कैसे? किन रेस्पेक्ट में? इन रेस्पेक्ट ऑफ व्हाट? इन रेस्पेक्ट ऑफ गारंटिंग फंडामेंटल राइट्स टू द सिटीजन। ये देखना चाहना। अब देखो कैसे, समझो पहली बात को। प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज, संविधान बनने के पूर्व अगर ऐसा कोई कानून बना था, दूसरा संविधान बनने के बाद ऐसा कोई कानून बना जो कि आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, जो कि आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, तो उसे निरस्त माना जाएगा। इट विल बी ट्रीटेड एज वॉइड, नल एंड वॉइड। 13 क्या कहता है, समझ में आ गया? फिर से समझो। संविधान बनने के पहले या संविधान बनने के बाद ऐसा कोई कानून है जो आपके जो संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार है उसका हनन या उल्लंघन कर रहा हो, तो उसे हम क्या मान करार देंगे? निरस्त, नल एंड वॉइड। ये 13 कहता है। तो ये पहले लिख लीजिए, अपने से लिखिए। पहले ये पहला पॉइंट है, ये 13 में बहुत सारे पॉइंट हैं, पहले ये लिखिए। सर, अगर कोई लॉ बना है और उसकी बस एक लाइन या 2 लाइन, अब छोटा सा पार्ट हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेट कर रहा है, तो सारा उस लॉ को खत्म कर देंगे या बस उस पार्ट को खत्म कर देंगे? देखिए, इसमें डॉक्ट्रिन्स पढ़ते हैं हम लोग, कई सारे डॉक्ट्रिन्स हैं, ठीक है, और पिथन सब्सटेंस है,
डॉक्ट्रिन सुना है? डॉक्ट्रिन ऑफ पिथन सब्सटेंस, डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन, डॉक्ट्रिन ऑफ एंसिलरी पावर्स, है ना, डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक फीचर्स, और भी बहुत सारे डॉक्ट्रिन हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, ठीक है ना, सुना है? डॉक्ट्रिन ऑफ इंटरपोलेशन ये सारे डॉक्ट्रिन अप्लाइड हैं आपके पॉलिटिक्स, सब पढ़ना है आपको, हड़बड़ाइए मत। सर वही पढ़ना है, हाँ पढ़ना है हमको। हम पढ़ना है सर, इसका एक सेपरेट चैप्टर है, समझो पहली बात को। जैसा मैंने आपकी, आप ही आए थे ना अभी, अब ये आई थी बालिका, मैंने उसको बोला क्या कि आज जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, क्या करना है? फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल राइट्स का एप्लीकेशन केसेस में है, उस दिन भी बोले जुडिशियल फंक्शंस में भी है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में। सबसे पहले कैसे जीतेंगे इस किला को, क्योंकि फंडामेंटल बहुत इंपॉर्टेंट भी है, टफ भी है, ठीक है, कैसे जीतेंगे? तो सबसे पहले इसका स्टैटिक पार्ट कवर अप करो। सबसे पहले छोटा बीच वाला, नीचे वाला दायरा, ये खत्म हो गया। अब इसके ऊपर बढ़े, इसको बोलते हैं LOD1, लेवल ऑफ डिफिकल्टी 1। फिर उससे ऊपर गए, क्या पढ़े उसके बाद कि इनका कहाँ कहाँ अप्रोच जा रहा है, टेंटैकल्स कहाँ कहाँ फैला है, वो आइडेंटिफाई करो, ठीक है। उसके बाद केसेस से कैसे लिंक्ड है ये, वो आइडेंटिफाई करो, ठीक है। आज हम लोग कुछ केस को देखेंगे भी, जानेंगे भी, और उसके बाद एक्सक्लूसिव हाउ बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज गेटिंग डिस्टर्ब, एमेंडेड, ठीक है, एमेंडेबिलिटी OFR। हमने क्या बोला था? 4-5 कॉर्नर स्टोन्स हैं। पहला क्या बोला हमने? एक्सेप्शंस पढ़ो, एक्सेप्शंस टू फंडामेंटल राइट। कौन कौन से एक्सेप्शन? 31A है, 31B है, 31C है, तो ये सब एक्सेप्शंस है। ये खत्म हो गया। एक ही बार अगर देख लोगे तो सब गड़बड़ा जाएगा, कुछ भी याद नहीं। 1 साल से तो ये पढ़ रहा है तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा। क्या समझ में, कैसे समझ में आया? तो एक्सेप्शंस पढ़ लिए, फिर सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी, वो एक आधा चैप्टर तो वही है, 358 और 359 पोजीशन, है ना। उसके एमेंडेबिलिटी OFR, जो कि बेसिक कौन कौन से, सज्जन सिंह केस, गोपालन केस, ये केस, वो केस, तो वो पढ़े। तो 3-4, फिर डिकॉटमी बिटवीन, कन्फ्लिक्ट बिटवीन FR एंड DPS, तब जाके आपका, उसके बाद अभी रिसेंट जजमेंट जो आया है, जो आया होगा 19-20, उसको भी हम लोग कंसिडर करें, तब जाके आपका एक फंडामेंटल राइट चैप्टर जो कि सबसे इंपॉर्टेंट, वो खत्म माना जाएगा। कटौती चाहे इधर उधर कर लो, रखने वाले मिलेंगे, ये वाले में कोई कंप्रोमाइज नहीं। इसमें मैं बता रहा हूँ, बिल्स एंड मोशंस में, हाउ बिल्स एंड मोशंस डिफर्स फ्रॉम पार्लियामेंट टू दैट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, है कि नहीं। डॉक्ट्रिन्स, अभी डॉक्ट्रिन्स उसका भी चर्चा करना, डॉक्ट्रिन्स का भी सेपरेट में चर्चा करेंगे। तो इसे हड़बड़ाने से मत नहीं, आराम आराम से पढ़िए, आराम से घर को, और उसके बाद घर में रिवाइज भी कीजिए, एग्ज़ाम भी वीकली टेस्ट दीजिए, तब हाथ जमाइए, पहले हाथ कलम स्ट्रांग हुआ तब ना मार्क्स मिलेगा। वो MR शीट से रैंक मिलता है? कभी कभी नहीं। वो तो एग्जाम में प्रवेश करने के लिए एक क्या है, द्वार है। तो OMR सीट अगर जीत भी लिए तो कुछ नहीं जीते, है कि नहीं, और हार गए तो सब कुछ हार गए, है ना। उदास मत हो बालिका तुम पीछे चली, आगे चली गई क्या? नहीं, यहाँ लौटो क्लास में सर एक क्वेश्चन है। हाँ बताओ। म्युनिसिपैलिटी और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के फंक्शंस में क्या डिफरेंस है सर? दोनों तो एक ही जिला में काम कर रहे हैं। देखो एक जो है वो म्यूनिसपैलिटीज का आप देखेंगे, सोशियो इकोनॉमिक ज़्यादा है उसका अपलिफ्टमेंट। अगर पूछे सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट के लिए तो 74th है, 74th है। अब ये क्या है, पॉपुलेशन के आधार पे है ना। तो जो म्यूनिसपैलिटी एरिया में जो डिफाइंड है, जहाँ तक उसका कार्य है वो है। यही काम डिस्ट्रिक्ट बोर्ड अगर करता है, यानी कि उस पॉपुलेशन, कुछ खास पॉपुलेशन जो कि म्यूनिसपैलिटी में ना के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स पे आया है, तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड रेंडर्स दैट। मतलब एक ही डिस्ट्रिक्ट के अंदर में उनका एरिया डिफाइन, बिल्कुल 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 क्लियर है। अभी क्या लिखा अभी आप लोगों ने?
आर्टिकल 13 में सबसे पहले क्या लिखेंगे, अभी लिख के दिखाइए 13 जो मैंने बताया था, प्री कॉन्स्टिट्यूशन और पोस्ट, लिख के दिखाओ, पूरा लिख लिया, दिखाओ, चेक करो। वेरी गुड। क्लियर है? तो ये तो अभी 13 का आप पहला दूसरा पॉइंट क्लियर है। पहला पॉइंट क्या था, प्री एग्जिस्टिंग, संविधान से बनने के पूर्व। 13(2) जो है, क्लाउज 2 ऑफ 13, वो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, 13(1) रिकॉन्स्टिट्यूशन, 13(2) पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, ये लिख लो। दोनों का एक ही लाइन में लिख दिया। एक ही लाइन में दोनों लिख दिए। कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई भी नहीं। अभी हम लोग 13(1) और 13(2) किए थे, अब 13(3) पे आइए। 13(1), 13(2) क्लियर है? क्लाउज 1, 13, अभी 13वें पे चल रहे हैं, 13th पे। क्लाउज 1, क्लाउज 2 डिसाइडेड। क्लाउज 3 लिखिए। इन दिस आर्टिकल द लॉ इंक्लूड्स एनी ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस की स्पेलिंग क्या होगी? ORDINANCE। कोई और भी ऑर्डिनेंस होता है? आ गया आपके इंग्लिश में क्वेश्चन है का, मेक अ डिफरेंस बाय राइटिंग अ स्टेटमेंट, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ ऑर्डिनेंस। स्पेलिंग, इट इज प्रोनाउंसिएशन ऑर्डिनेंस ओनली, बट द स्पेलिंग डिफर्स। ORDINANCE, ऑर्डिनेंस, अध्यादेश। क्या बोलते हैं इसको? अध्यादेश। जो कौन जारी करते हैं? प्रेसिडेंट और गवर्नर। प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 123 एंड 312 गवर्नर। क्लियर है? 213, हाँ 213, ठीक है 213। तो अब यहाँ पे एक है ORDNANCE, ऑर्डिनेंस। उसका मतलब क्या होता है? आर्टिलरी। वो बम पिस्तौल, बम जो बनता है ना फैक्ट्रीज में, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो होती है, आयुध कहते हैं उसको। IOFS। हाँ, ठीक, क्लियर है? तो रिलेटेड टू आर्टिलरी। तो 13(3) लिखिए। क्या लिखा? बाय लॉज भी लिखिए। ऑर्डिनेंस के बाय लॉ, BYELAWS, बाय लॉज। फिर रूल लिखिए, फिर रेगुलेशन लिखिए, फिर नोटिफिकेशन लिखिए,
ठीक है, और लास्ट में कस्टम्स एंड यूसेजेस। सर बिल भी तो आया। बिल देखो, जो लॉ कह दिए उसका मतलब क्या हुआ कि जब बिल आपका एसेंट हो जाता है प्रेजेंट, जब वो एक्ट बन जाता है, दैट इज अ लॉ। ठीक है, बिल इज व्हाट? बिल एक प्रस्ताव है। क्या है वो? प्रस्ताव है टुवर्ड्स लेजिस्लेशन। टेबल किया है। हाँ, क्लियर है। तो ये सारे इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। लॉ के मतलब ये सारे भी होते हैं। ये किस में डिफाइन किया गया? 13(3) में। अब यहां से 13(4) पे आते हैं। थर्टीन 4 जो है ये 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 के माध्यम से जुड़ा था। लिखिए, 13(4) was added by way of 24th Constitutional Amendment Act 1971. और इसमें एक यू टर्न लिया था, बड़ा ही इंपॉर्टेंट था कि वो संवैधानिक जो प्रक्रिया है हमारा, यानी भारतीय में जो अमेंडमेंट आएगा, संशोधन प्रक्रिया क्या है? तो संशोधन जो है वो कानून के दायरे में नहीं है, यानी संशोधन को हम कानून नहीं मानेंगे। समझ में आ गया? संविधान में जो अमेंडमेंट होगा, संविधान में जो संशोधन होगा, वह आर्टिकल 13 में जो लॉ दिया है उसके अधीन नहीं है। क्लियर है? 13(4) लिखिए पहले 24 लिख लिया। बाय 24th अमेंडमेंट 1971 कौन सा ये इंसर्ट हुआ? आर्टिकल 13(4) अकॉर्डिंग टू विच constitutional amendment will not be treated, constitutional amendment will not be treated as a law, will not be covered under the meaning of law as propounded by Article 13. क्या लिखा? आराम से, घबराने वाली बात नहीं, समझो मेरी बात को। हम लोगों ने 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 की जिक्र की ना, और हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? आर्टिकल 13 के कई सारे डायमेंशन। क्लियर है? 13(1) पढ़ा, लिख लिया। 13(2) पढ़ा, लिख लिया। 13(c) पढ़ा, 13(3) या सी थर्ड वाला। तो अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? 13(4). 13(4) संविधान में कैसे आया था? बाय 24th कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1971। इसका क्या सब्जेक्ट है? विचार वस्तु क्या है? विषय वस्तु क्या था इसका? पढ़ो एक बार, क्या लिखा? अकॉर्डिंग टू विच, वेरी गुड, ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट will not be treated as a law as covered in the Article 13 originally. लिख लीजिए। अब यहाँ पे एक बात और लिखेंगे जो कि PM बख्शी में ये बात कहा गया है कि ये किसने अपहेल्ड किया इस चीज को। ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये पढ़ने में एब्सर्ड इससे भी लग रहा है, क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ही हम ये बात कह रहे हैं कि कोई भी हम लॉ जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत हम जोड़ेंगे वो लॉ नहीं होगा। तो अगर वो जो लाइन इस बात में कही जा रही है सर, वो तो खुद ऑलरेडी एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। तो वो भी 24th अमेंडमेंट भी लॉ नहीं है। Yes, वो भी लॉ नहीं,
कोई भी amendment, तो उसने क्लियर कर दिया। और इसको सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसको अपहेल्ड किसने किया, यानी इसको और गरिमा की तरह किसने देखा, केशवानंद भारती ने 1973 में। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट तो वही है कि अभी तक उससे बड़ा जज बेंच तो कुछ हुआ ही नहीं है, 13 जज बेंच, उससे बड़ा तो कोई बेंच नहीं हुआ अभी तक। तो उसने ही इसको अपहेल्ड कर दिया, किसको, 24th अमेंडमेंट को। क्या कि कोई भी अमेंडमेंट जो है वो कानून की परिभाषा के तहत नहीं आएगा। समझ में आया? अब लिख लीजिए, अपनी भाषा में लिख के दिखाइए। चलिए, हाँ क्या सीए को हम कोर्ट में मतलब उसके वो नहीं जाती। नहीं लेकिन वो क्या बोला, समझो पहली बात, तुम्हारे पास है, इट इज नॉट इम्यून फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। क्यों? टू द एक्सटेंट दैट इफ इट कॉन्ट्रवीन्स योर बेसिक फीचर्स, if it contravenes or abrogates your basic feature, to that extent it is judicial, it can be reviewed judicially, but otherwise it will not be treated as law. बेसिक फीचर्स जो डिफाइन नहीं है। हाँ, बेसिक फीचर्स तो है ऑलरेडी। ये इसीलिए फंडामेंटल राइट्स को धीरे धीरे समझिए। कई तार हैं इसमें, तार जहाँ स्पार्क किया तो भी दिक्कत है, सब तार को अलग अलग कीजिए। ब्लास्ट हो जाए। जैसे वो फिल्म में दिखाते हैं, पूरा बम लगाता है तो बॉम्ब स्क्वाड डिफ्यूज करता है, एक एक तार को काटता है, जस्ट लाइक एक सर्जरी करना है, एक एक तार को काटिए अलग अलग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसीलिए अगर ये चैप्टर सही में तुम समझ में आ गया, सबको समझ में आ जाएगा, तो पॉलिटी का 55% समस्या हल है आपका। क्यों? क्योंकि इसका इम्पैक्ट हर चैप्टर में है। तो कैसे, क्योंकि इंडिविजुअल कैसे अफेक्टेड है, तो ये समझ लिया आप इंडिविजुअल कैसे अफेक्टेड है, तो सब चैप्टर में लिख देंगे आप, आंसर लिख देंगे। ठीक है, इसलिए ये चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है। तो क्या लिखा अभी? It was upheld by the Honorable Apex Court in the Keshavananda Bharati case 1971. ठीक है, तो ये 13-4 कंप्लीट हो गया। एक बार फिर से पढ़ लीजिए सारे 13 को। कल हम लोग, आप नहीं आए थे तो हम लोग चर्चा किए थे FR, ये सिटीजनशिप में आप थे ना, विच आर द फंडामेंटल राइट अवेलेबल ओनली टू सिटीजन्स? आर्टिकल 19, आर्टिकल 29, 30, पहले ही भूल गए आपने। 15, 69। 15, 16, 19, 29 और 30 जो कि सिर्फ नागरिकों को मिले। क्लियर? चलिए, अब आपने लोग 14 पे आते हैं ना। 14, 13, 12 और 13 क्लियर हो गया। अब आइए 14 पे लिखिए। 14 पे राइट टू इक्वालिटी। देखो, इसका दो अलग अलग डायमेंशन है। एक ब्रिटेन से लिया गया है, एक यूएस से लिया गया है। जो ब्रिटेन से लिया गया है वो इक्वलिटी बिफोर लॉ, और दूसरा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है जो कि यूएस से लिया गया है। क्लियर है? अब दोनों के मतलब को लिखेंगे। लिखिए यहाँ पे, दिस आर्टिकल कंटेन्स 2 डिफरेंट डायमेंशन। सबसे पॉइंट नंबर 1 लिखिए, दिस आर्टिकल कंटेन्स
two different dimensions. First is equality before law, and second is equal protection of law. जब पूछेगा कि इक्वालिटी ऑफ बिफोर लॉ का मतलब क्या होता है, तो सबसे पहले जो ध्यान में आता है वो ये समझना है कि किसी भी व्यक्ति को कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलने वाला है। इसका एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेज, दो टुक बात, अगर ऑप्शन में टक वहाँ लगा देंगे, अपना दिमाग नहीं लगाना है, जो संविधान में है लिखा हुआ है समझा हुआ है वो सही है। बात समझ रहे हैं? इसमें बड़ा गड़बड़ होता है कि समझ लो फिर से, इक्वालिटी बिफोर लॉ मीन्स व्हाट? इक्वालिटी बिफोर लॉ मीन्स एब्सेंस ऑफ एनी स्पेसिफिक प्रिविलेज इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी इंडिविजुअल। लिख लीजिए सबसे पहला पॉइंट। इक्वालिटी बिफोर लॉ मीन्स फर्स्ट the absence of any special privilege, एकदम स्पष्ट तौर पर लिखिए, absence of any special privilege। privilege की हिंदी क्या होती है, कोई बता सकता है? आप लोग सभी जानते होंगे, विशेषाधिकार। क्या है? विशेषाधिकार। तो absence of any special privilege in favor of any person। स्पष्ट तौर समझ में आ गया? दूसरा है, समझ लो पहले, चाहे वह फार्मर का बेटा हो या पॉलिटिशियन का बेटा है, बोथ ऑफ देम विल बी सब्जेक्टेड टू ऑर्डिनरी लॉ ऑफ लैंड इक्वली। क्लियर है? बोथ विल बी इक्वल सब्जेक्शन। तो लिखिए, सेकेंड पॉइंट लिखिए, द इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल पर्सन्स, इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल पर्सन्स to the ordinary law of the land। Equal subjection लिखा of all persons to the ordinary law of the land। क्लियर है? क्लियर है यहां तक? दो हो गया। पहला क्या था भाई, किसी को स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलेगा। दूसरा क्या है? ऑर्डिनरी लॉ ऑफ लैंड सबके लिए बराबर है। और तीसरा है नो वन इज अबव लॉ। बस नो वन इज अबव लॉ। वेदर रिच और पुअर, ब्रैकेट में वेदर रिच और पुअर, वेदर हाई और लो, वेदर ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल, ये तीनों कैटेगरी लिख देंगे। अमीर गरीब वाला कैटेगरी, हाई लो वाला कैटेगरी, और ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल या अनऑफिशियल। नॉन ऑफिशियल, अनऑफिशियल गलत हो गया यहाँ पे, नॉन ऑफिशियल। क्लियर है? तो अभी हम लोग क्या समझे? किसमें? महाराष्ट्र में वो माइनर में आता है, वो माइनर है। अभी इस पे नहीं चलेंगे हम लोग। अभी पहले कंप्लीट करेंगे नोट्स अपना। अभी पहले लिख लो, पहले सुन लो, ये सब बातें बाद में होंगी। पहले स्टैटिक पोर्शन पूरा कर लें, ठीक है? जो मन में प्रश्न है, क्योंकि बह जाएंगे तो फिर मेन मुद्दा खत्म हो जाएगा। पहले हम लोगों को, उसके बाद एक समय ऐसा आएगा जहां मुद्दा उठाने के लिए कहा जाएगा आप लोगों को। अपने अपने जो भी गुमार है वो हम लोग बैठ कर डिस्कस करके सॉल्व करें, ठीक है? वो लिख लीजिए, लेकिन वो जरूर लिखिए साइड में कि सर से ये आराम से हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी क्या लिखा?
Nobody is above law, sir. whether rich or poor. क्लियर है? अब आइए इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, जो कि यूएसए का कंसेप्ट है। ये वाला अब तक क्या था? यूके का कंसेप्ट था। फर्स्ट है इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट। इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस। अब यहां पे एक शब्द है, इक्वल शुड बी ट्रीटेड इक्वली एंड अनइक्वल शुड बी ट्रीटेड अनइक्वली। क्लियर है? ये लिख लीजिए। सर बी बोलते हैं। हाँ, इसी को लीजिए। इक्वल शुड बी ट्रीटेड, इक्वल्स का स्पेलिंग क्या हुआ? EQUALS, इक्वल्स। यहाँ पे पूरे समुदाय को रिप्रेजेंट करें। इक्वल्स शुड बी ट्रीटेड इक्वली एंड अनइक्वल्स अनइक्वली। अच्छा, इक्वालिटी बिफोर लॉ रूल ऑफ लॉ का ही एक एलिमेंट है। डाइसे का जो रूल ऑफ लॉ है उसी का एक एलिमेंट है, वहां पे नोट एक डाल दीजिए कि डाइसेज रूल ऑफ लॉ इज एन एलिमेंट। डाइसेज रूल ऑफ लॉ, द कंसेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ गिवन बाय डाइसे हैज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट, इक्वालिटी बिफोर लॉ। Dice's rule of law, लिखा Dice's rule of law has an important element, that is equality before law. अच्छा, इक्वालिटी बिफोर लॉ में एब्सेंस ऑफ एनी आर्बिट्ररी पावर आएगा कि नहीं आएगा? आर्बिट्रेरियस को खत्म बिल्कुल आएगा। तो लिखिए एब्सेंस ऑफ एनी आर्बिट्ररी पावर इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ। एक बार 14 देख लीजिए शुरू से। अगर कोई व्यक्ति गलती नहीं किया है और उसको पनिश किया गया, अगर कोई व्यक्ति ऑफेंस कमिट नहीं किया है और उसको फिर भी पनिशमेंट मिला, तो ये वायलेशन होगा, 100% वायलेशन होगा। ये किस चीज़ का वायलेशन होगा? पहला ऑप्शन है, मान लीजिए आपके इक्वलिटी बिफोर लॉ, दूसरा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, तीसरा रूल ऑफ लॉ, डी ऑल ऑफ दीज। क्या होगा आंसर? कैसे क्वेश्चन बोल रहे हैं? पहला ये है कि नो वन शुड बी पनिश्ड एक्सेप्ट फॉर द ब्रीच ऑफ लॉ। व्हाट अ ब्रीच, है ना? नो वन शुड बी पनिश्ड एक्सेप्ट फॉर द ब्रीच ऑफ लॉ। नाउ दिस entails what? This entails rule of law, this entails equality before law, this entails equal protection of law, all of these. Rule of law. Exclusive यहाँ पे ये rule of law लिख लीजिए, वाले भी लिख लीजिए। क्या? No one should be punished. No one should be punished except for the breach of law. Comes within the concept of rule of law
comes within the concept of the rule of law. और फिर लिखिए दैट इज एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरीनेस या आर्बिट्ररी पावर. दैट इज एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरीनेस और आर्बिट्ररी पावर. क्लियर है? अब हम लोग चलें 15 पे. आइए 15 पे आते हैं. 15 क्या कहता है? व्हाट 15 इंटेल्स? समझाइए. और Article 15 talks about right against discrimination on the basis of gender, religion, region, color, caste, birth, etc. Creed. Creed नहीं, creed कहते हैं ethnicity को. Race, हाँ. अच्छा, race. creed मुझे breed समझ गया, मगर knowledge तक कोई discriminate करेगा. मैं खुश कितना देखा. तो 15 के साइड में लिखिए आर्टिकल प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, फुल स्टॉप. पहले लिखेंगे प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, पहला पॉइंट. 15 में प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, फुल स्टॉप. सेकेंड पॉइंट नीचे वहीं पे, अवेलेबल ओनली टू द सिटीजन ऑफ इंडिया. Available only to the citizen of India. क्लियर है? अब यहाँ से इसके भी 4, 5, 6 क्लाउज हैं. 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5, 15.6 तक जाएगा ये. ठीक है? तो पहले 15.1 पे आते हैं. जो अभी आपने बोला कि किस आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, वो 15.1 आ गया. लिखिए इट प्रोहिबिट्स whom, ये किसको प्रोहिबिट कर रहा है? वेरी गुड. इट प्रोहिबिट्स द स्टेट. इट प्रोहिबिट्स द स्टेट फ्रॉम डिस्क्रिमिनेटिंग based on religion, race, caste, sex and place of birth. क्लियर है? अब आइए 15.2 पे. अब पब्लिक प्लेस पे, पब्लिक एंटरटेनमेंट में, होटल्स में, रेस्टोरेंट में अगर प्रवेश के लिए कोई अनुमति नहीं देता है, स्टेट नहीं देता है किसी खास सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन को, तो डिस्क्रिमिनेशन हो गया ना. तो लिखिए वो सेकंड 52 पे लिखिए, इट प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन or restriction in terms of access to दुकान, shops, hotels,
comma public restaurant, comma public entertainment, places of public entertainment, और यूज ऑफ वेल कॉमा टैंक। आपको ध्यान होगा पानी, कुआं का पानी जो है गांव में बहुत निम्न जाति के लोगों को, अंबेडकर वाज वन विक्टिम, वन सच विक्टिम। वेल, रोड्स एंड अदर पब्लिक प्लेसेस। मेंटेन्ड, ये सारे जो हैं ये मेंटेन्ड किसके फंड्स हैं? स्टेट फंड्स हैं। मेंटेन्ड आउट ऑफ द स्टेट फंड, होली और पार्शियली। एंड डेडिकेटेड फॉर जनरल पब्लिक। सर आर्टिकल 15 जो है सिटीजन्स के लिए, अगर कोई फॉरेनर आता है तो क्या उसको हम डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं? सर मेरे नाम से भी चीज़ कि तुम यहाँ नहीं जा सकते, तुम यहाँ बताओ हर जगह में। भाई उसमें तो ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड लागू होगा ना, उसमें फंडामेंटल लॉ तो लागू होगा नहीं, उसमें ऑर्डिनरी लॉ, ही विल बी ट्राइड अंडर सम डिफरेंट एक्ट्स। ठीक है, हम लोग तो ये एफआर पे कर रहे हैं। अब देखो यहाँ से अब हम लोग एक नए धरातल पे चलेंगे। 15(1) और 15(2) पढ़ लीजिए पहले ठीक से एक बार, क्योंकि 15(3), 15(4), 15(5) ये एक्सेप्शंस है 15(1) और 2 का, ये ध्यान रखेंगे। रिजर्वेशन नहीं, वो हाँ रिजर्वेशन है। तो 15(1), 15(2) पहले ठीक से पढ़ ली, पहले एक बार पढ़िए अच्छे से 15(1) और 15(2) को। आर्टिकल 15 क्लॉज 2 की कंडीशन से ये जरूरी है कि वो स्टेट फंड से होना चाहिए, ऐसा कोई प्राइवेट? नहीं, वो स्टेट फंड है, मेंटेन आउट ऑफ स्टेट, होली और पार्सली साफ लिखा हुआ है। अगर वो प्राइवेट हो तो सर? प्राइवेट में थोड़ी लगेगा, वो गवर्नमेंट आएगी करने के लिए, कोर्ट तो इंटरवीन करेगी नहीं, तो गवर्नमेंट ना आपको बचाएगी। फिर हम लोग पढ़े थे तो गवर्नमेंट बचाएगी। क्लियर है? तो 15(3) और 15(4), तो पहले 15(3) लिखिए, पहले 15(3). 15(3) में जो एक्सेप्शन है, लेकिन 15(3) लिखने के पहले ऊपर में लिखिए एक्सेप्शंस टू द अबव आर्टिकल, एक्सेप्शन टू द अबव आर्टिकल। यानी अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो स्टेट को यह व्यवस्था प्राप्त है, अधिकार प्राप्त होगा कि बच्चे के लिए, महिलाओं के लिए, ठीक है, एजुकेशनली जो बैकवर्ड है, सोशली बैकवर्ड है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, उनके लिए हम अफर्मेटिव एक्शन, ठीक है, रिजर्वेशन की व्यवस्था सुनिश्चित कर सकते हैं। उस पर हम लोग पढ़ेंगे भी। क्लियर है? तो पहले चलिए 15(3) में लिखिए, द स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजंस, स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर women and children. अब देखो कर दिया है। ये तो हम लोग किस में पढ़ा है? 15(3) में एक्सेप्शन है। तो इसका एग्जाम्पल है ना, हमने कंपलसरी किया 21A लाके, ठीक है, बच्चे के लिए एजुकेशन स्पेशल प्रोविजन किया ना, और उसके बाद हमने रिजर्वेशन ऑफ वुमेन भी किया लोकल बॉडीज में 1/3 सीट्स। तो लिख लीजिए एग्जाम, पार्लियामेंट में भी हो गया, तो वो भी लिख लीजिए। एग्जाम्पल लिखिए, एग्जाम्पल लिखो, लिखते चलो। एग्जाम्पल, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स
in local bodies and parliament and legislature कर दो and legislature for women, in favor of women, or provision of free education for children. फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन हो गया ना 21A में. फ्री एजुकेशन, क्लियर है? 15 वाला पॉइंट, 15 सारे 1 2 3 क्लियर है? आइए 15.4 लिखिए. अब यहां पे सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड इन फेवर ऑफ लिखिएगा. रिजर्वेशन, द स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजन, स्पष्ट तौर पर द स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस and educationally backward classes. अब यहां पे कौन? इंक्लूडिंग शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स. सर इकोनॉमिकली नहीं होता क्या? इसके बाद आ रहा है. हाँ, अब आइए 15.5 में. द स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर एनी सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस in regard to their admission to the educational institutions. Their education, their admission into the education institution. ये क्या मतलब हुआ? 27% कोटा एडमिशन जो होगा, क्लियर है? ओबीसी का, अदर बैकवर्ड का, वो इसी में आ जाएगा, लिख लीजिए. इट इंक्लूड्स 27% कोटा फॉर द पीपल ऑफ अदर बैकवर्ड क्लास in all central higher education institutions. और खास करके ये वाला प्रोविजन जो 15.5 वाला प्रोविजन है, ये 93rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2005 से आया है, लिख लीजिए. दिस वाज एडेड बाय 93rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2005. यहां तक क्लियर है? पढ़ लीजिए एक बार. अब अभी जो हाल में चर्चा हुआ है ईडब्ल्यूएस का 10% रिजर्वेशन वाला, बात समझ में आ रहा है?
जो 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड हुआ था। कितना से? 103rd। तो ये भी आई है 15/6 पे आई है। 15/6 15/5 लिख लिया ना, 15/6 पे आई है। इट अलाउज द गवर्नमेंट, 15/6 के इट अलाउज द गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सॉरी स्टेट ऑब्लिक गवर्नमेंट देखो इसमें कितना मतलब बदल जाता है। आप स्टेट भी लिखे और ऑब्लिक करके गवर्नमेंट लिखे। अब मान लीजिए ऑब्लिक वाला मिसप्रिंट हो गया, स्टेट गवर्नमेंट आ गया, तो पूरा मतलब ही इसका ये खत्म हो जाएगा। हम लोग अभी समझ चुके हैं व्हाट इज स्टेट, व्हाट इज गवर्नमेंट, राइट। लेकिन वहाँ पे क्या है, खाली ऑब्लिक के खत्म हो जाने से उसका मीनिंग कितना चेंज हो जाएगा। तो ये इट अलाउज द state oblique government to reserve up to 10% of all governmental appointments in favor of EWS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस। EWS इकोनॉमिकली जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उनके लिए 10% रिजर्वेशन की व्यवस्था है। और यहां पे अमेंडमेंट डालेंगे, इट वाज एडेड बाय 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019। 103 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019। तो आप 14 के सब क्लॉजेस को, 15 के सब क्लॉजेस को, 12 के सब क्लॉजेस को, 13 के सब क्लॉजेस को एक बार फोन से रिवाइज कर लीजिए। फिर हम लोग चलते हैं 16 पे। सर, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में तो सिर्फ रिजर्वेशन एससी और एसटी के लिए किया गया था। बाद में ये जो 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत जो ओबीसीज को ऐड किया गया, तो सर क्या ये देखिए 15 और 7.5 22% पहले था, क्लियर है। 94 में ओबीसी जब आया, ओबीसी मंडल कमीशन वाला पार्ट में, तो उसमें 27.5% ऐड हो गया, क्लियर है ना, समझ में आया। और कंसेप्ट ऑफ क्रीमी लेयर भी आ गया, कंसेप्ट ऑफ क्रीमी, क्योंकि जिस सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन को की एडवांसमेंट की बात कर रहे हैं, वहाँ तो ऑलरेडी उसने आईएएस ऑफिसर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स काफ़ी हो गए समाज में, तो उनके बच्चे को तो ऑलरेडी लाभ मिल चुका है पहले, एक जनरेशन पहले। तो अब दोबारा वो अगर अप्लाई करेंगे तो उसमें क्या है, कुछ सीमा है इनकम सोर्स, तो इनकम का क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए वो भी काफ़ी चेंज होते चला गया है, क्रीमी लेयर वाला पार्ट। वहाँ भी वो 8 लाख का बैरियर है सर, जो ईडब्ल्यूएस में बैरियर है, वहाँ पे भी है, वहाँ भी है। हाँ वहाँ पे भी है। क्लियर है यहाँ पे, चले हम लोग आइए 16 पे लिखे। 16 में डैश दीजिए, लिखिए इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। अब पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के ब्रैकेट में लिखिए गवर्नमेंट जॉब्स, सरकारी नौकरी, एकदम शुद्ध शब्द में। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। और फिर लिखिए इट गारंटीज, अभी 16 पे ही चल रहे हैं हम लोग। इट गारंटीज इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट
which forms the basis of reservations in government jobs in India. क्लियर है? क्या मतलब है इसका? गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन, नहीं, इसके पहले वाला पूरा स्टेट गारंटी करता है गवर्नमेंट जॉब। समान अवसर मिलेगा। अवसर के बारे में बात हो रहा है ना, किस मामले में? सरकारी नौकरी मामले में। फिर लिखा हुआ है का विच फॉर्म्स द बेसिस ऑफ रिजर्वेशन। इसका मतलब क्या हुआ? यानी सब्सिक्वेंट क्लाउज में, खास करके 16(4) में जब हम चलेंगे, जब हम एफर्मेटिव एक्शन की बात कर रहे हैं, तो उसका जीनेसिस यही है। यानी वो व्यक्ति जो परिस्थिति काल के हिसाब से पीछे था, अब उसको हम किस में कर रहे हैं? बराबर कर रहे हैं। ठीक है, उसको क्या कर रहे हैं? हम बराबर कर रहे हैं। कैसे? सुविधा देकर। और सुविधा का नाम क्या है? आरक्षण। क्लियर है? चलिए 16(1) लिखिए। It provides equality of opportunity for all citizens in employment. 16(1) में हाँ, फिर 16(1) में लिखिए। It provides equality of opportunity for all citizens in employment or appointment to an office under the state. ये तो एक जनरल बात 1 में भी कहा दी गई, जनरल है। अब जो आप 15 के आधार पर जो डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं, वो 16(2) में ऐड हो जाएगा। कौन कौन सा? जो क्राइटेरिया था जिसके वजह से आप डिस्क्रिमिनेट करते थे, लिखिए। ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ, देखिए, नो सिटीजन शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड। 16(2) में लिखिएगा, नो सिटीजन शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड only on the grounds of caste, race, religion, residence, sex, place of birth, or be ineligible for employment क्या मतलब है इसका? इसमें क्राइटेरिया दीजिए, इस क्राइटेरिया के तहत आप डिस्क्रिमिनेट नहीं करें, इस जनरल सी बात है। अब आइए 16(3) में। अब 16(3) और 16(4) और 16(5) ये अबव रूल का उसी तरह से एक्सेप्शन जैसे पहले लिखे थे, तो लिख लीजिए एक्सेप्शंस टू द अबव रूल। क्या अब यहाँ पे प्रश्न है, क्या संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि वह किसी भी श्रेणी के नौकरी की जो न्यूनतम योग्यता है, अर्हता है, शैक्षणिक योग्यता है, वो तय करे?
has Parliament that right to declare the educational qualification, the essential criteria to make any person eligible or ineligible in favor of any government job, whether under state or in the state of union. So it's the power of the government, not the parliament. जो बॉडी एग्जाम कंडक्ट करेगी वही देगी ना क्राइटेरिया। और बॉडी जो मैक्सिमम हो तो नहीं, गवर्नमेंट के अंडर में लाइक कर दिया। तो सरकार को ये अधिकार प्राप्त है या संसद को? सिंपल सी बात है। हम लोग कौन सा आर्टिकल पढ़ रहे हैं? 16(3) में सरकार का उल्लेख नहीं है, यहाँ संसद का उल्लेख है। संसद तय करेगी, बाद में सरकार आएगी इसको आमलीय जामा पहनाने के लिए। फिर ये सिर्फ वो सेंट्रल सर्विस और एक क्लास ए सर्विस के लिए होगा सभी के लिए संसद को यह अधिकार प्राप्त है। पार्लियामेंट हैज दैट टूल। समझो बात क्या बोला गया है कि संसद को क्या किसी जॉब के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या किसी भी तरह का क्वालिफिकेशन तय करना, या इनमें से किन एंटिटी को यह अधिकार प्राप्त है। तो उसमें प्रेसिडेंट होगा, उसमें गवर्नर होगा, उसमें स्टेट लेजिस्लेचर होगा, वहाँ पार्लियामेंट आपको टिक लगा देना है। क्लियर है? एज पर आर्टिकल। अपना दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है, विवेचन में ना फंसें, तथ्यों के आधार पर जवाब दें। इसलिए जब एनटीए के ऊपर पार्लियामेंट बार-बार बोल रहा था कुछ, अभी एनटीए जो न्यूज़ में आ रहा था, नेशनल टेस्ट एजेंसी, इसके ऊपर पार्लियामेंट मेंबर्स की कुछ जजमेंट आ रही है। पार्लियामेंट हैज द एक्सक्लूसिव प्रेरोगेटिव। ये लिखिए 16(3) में लिखिए 16(3) holds that 16(3) holds that the parliament may by law, parliament may by law, comma, provide for residents as qualification for certain jobs. फिर आइए 16(5) में आइए 16(4)(a) 16(4)(a) पे आइए। अच्छा, 4A है 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। लिखिए added by 77th Constitutional Amendment Act 1995, which enables the Parliament to provide for SC/ST reservation. अब ये कहाँ रिजर्वेशन लग रहा है? प्रोन्नति में, प्रमोशन में। अब अपॉइंटमेंट खत्म हो गया, अब किस में आ गए हैं आप? प्रमोशन में रिजर्वेशन, इन प्रमोशंस। कहाँ तक लिखा? इन प्रमोशंस, है ना? ये क्या ग्राउंड है सर? जब ऑलरेडी किसी को सर्विस दे दी तो अब रिजर्वेशन, तो वहाँ तो कम से कम ना कोई कहीं कोई सुनवाई नहीं, सब जगह। हाँ, तो मेरिट ग्राउंड होना चाहिए या फिर एक टाइम लैप्स ग्राउंड होना चाहिए। कितना टाइम आप कर लिए तो फिर आप प्रमोट हो जाइए। यहाँ पर प्रमोशन नहीं, तो ये रिजर्वेशन इन प्रमोशन का मतलब ये हुआ कि अगर कोई 10 साल में बनेगा तो ये 8 साल में बन जाएंगे। बिल्कुल बन जाएंगे। वो आपसे जूनियर थे। हमसे जूनियर था, वो मेरा सीनियर हो। हाँ हो जाए। सही है। मेरा झारखंड में 750 ऊपर मार्क्स था मेंस में। मैं 2003 की बात कर रहा हूँ, डिप्टी कलेक्टर के लिए। पहली वाली जेपीएससी। हाँ, पहला जेपीएससी कैंडिडेट फर्स्ट किया था उसमें। हाँ, उसे अब 36 मार्क्स जिसको
अब मैं तो फॉरवर्ड कास्ट से हूँ, तो हमारा तो 756 ऐसा कुछ था, मार्क्स ध्यान नहीं आ रहा है। लेकिन अगर और 7, 8, 9 मार्क्स आगे आ गया होता मैं अपने कैटेगरी में, तो क्योंकि मेरे से कम वाले का वो अभी जॉइंट कमिश्नर है, ही इज़ अ जॉइंट कमिश्नर इन रांची, झारखंड एडमिनिस्ट्रेशन में। तो चुभता तो है, लेकिन क्या कर सकते हैं। पढ़ाने वाला व्यक्ति भी खुद भुक्तभोगी है, तो क्या कर सकते हैं। जिसको 750 मार्क्स आया था उसको 6 मार्क्स और नहीं आ जाएगा, जो हो सकता है कि 4 मार्क्स और आ जाएगा, 7 मार्क्स और आ जाएगा था, तो नहीं है तो नहीं, अब क्या किया सकता है। तो ये है कहानी। प्रमोशन वाला थोड़ा मुझे भी अजीब लग रहा है। प्रमोशन तुमने डाल दिया जॉब में, अब तो अपनी मतलब काबिलियत से आगे बढ़ते रहो। सर्विस में आ गए सर, तब अब यहाँ भी प्रमोशन। सोचो ना कि जो हाईली इंटेलेक्चुअल है वो किसी तरह से अपना स्थान बनाया, फिर वहाँ भी उसको मार खाना पड़ रहा है। सर्विस में जाने के बाद भी मार खाना। यहाँ स्ट्रगल एक तो ये स्ट्रगल है, एक तो उस दिन हम बात की इस कुर्सी दौड़ाती है अलग, ये स्ट्रगल तो अलग है ही। पीटी तो मेंस फिर इंटरव्यू, ये तो स्ट्रगल का तो इसकी तो कोई गिनती नहीं है। इसके बाद जो स्ट्रगल और ज़्यादा स्ट्रगल है। इसलिए क्यों लोग आईपीएस आईएएस, मैं डिस्क्रिमिनेट में डिमोरलाइज नहीं कर रहा हूँ, जो फैक्ट बात है। हांगकांग आईपीएस किए, देखे नहीं पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, सीईओ बन गए किसी कंपनी का, हांगकांग चले गए, अपना आराम से ज़िंदगी भी। क्यों लोग छोड़ रहा है? compete करने का, छोड़ने का नतीजा यही है ना। जो बने बनाए व्यवस्था को चला सकता हो, जो उसी में हाथ फिर मिला के काम कर सकता हो, भाषण सबको तो ये पसंद नहीं होगा ना। एवरीबॉडी वोंट लाइक टू बी दिस हैंड इन ग्लोव्स। क्या चैप्टर? हाँ, चैप्टर भी चलेगा। ये नहीं, ये इस पे तो बहुत डिबेट भी हुआ है सर। हाँ, मेरी यूनिवर्सिटी में जब डिबेट अच्छा आपके यूनिवर्सिटी में भी था, चल रहा। पार्टिसिपेट करते हैं सर। अच्छा, वहाँ पे ये बात निकल के आती है कि as long as this earth is in existence, the reservation will continue and it should be increased. अभी तो इंक्रीज होता है। हाँ, वो ये बोलते हैं कि it should be increased with proportion to the population sir. With proportion to the population. लेकिन अच्छी बात देखो ये है, अच्छी बात क्या है कि जो बच्चा 16-19 साल का बच्चा है, कल ही बात हो रही थी, मैं अपने सोसाइटी की बात कर रहा हूँ, तो इसीलिए तो हम लोग चाहते हैं हम डिफेंस में जाने के लिए एनडीए निकल लेंगे। नेशनल डिफेंस अकेडमी +2 लेवल का आईएएस है, तो है बहुत हायर लेवल है, तो आईएएस से ज़्यादा सुविधा मिलता है उसमें। नेवल ऑफिसर्स को तो लाइफ ही उसका अलग है, तो वहाँ ना जाए तो ये सब में फंसे हम। ऐसे वो बच्चा सब ये बात बोल रहा है, दे नो दिस ऑल थिंग्स, कि वहाँ जाने के बाद भी सिस्टम नहीं दे, क्योंकि न्यूक्लियर एस्टैब्लिशमेंट, स्पेस रिसर्च, डिफेंस सबको तो अलग कर दिया गया, उसमें तो रिजर्वेशन है ही नहीं। डिफेंस कुछ नहीं है डिफेंस। हाँ, की बात आ जाती है, तब एफिशिएंसी इफेक्ट होगी तो सीएपीएफ में है, आम नहीं है सर। सीएपीएफ में असिस्टेंट कमांडेंट वाले में है, लेकिन सीडीएस में नहीं है, एनडीए में नहीं है, एफकैट में नहीं है, जो हार्डकोर मिलिट्री है उसमें नहीं है। क्या मतलब बनता है उसमें देने का? रिसर्च में नहीं है, रॉ में, सब में नहीं है, लेकिन आईपीएस में है, आईएएस में है। तो इसीलिए टफ, इसीलिए दिस इज मेकिंग ऑल द वे टफ। टफनेस का कारण ही है। डिजर्विंग तो बहुत लोग हैं, डिजर्विंग कम लोग नहीं भारत में, और ये सब करके तो और डिजर्विंग हो गए। क्यों? क्योंकि फॉरवर्ड को डर लग गया ना, जरा सा हम पॉइंट 1 में मिस कर निकल गए। अब कल 2 लड़के जैसे मिले जो कि बोला कि 3 कम बना दिए होते तो इसमें सीसाइड में अगर 3 कम होने में सिलेक्शन हो गया होता। जो ज़्यादा जो बना दिए उसमें नहीं हुआ, ज़्यादा बना दिए गलती हुई ना, 3-4 कम बनाते तो हो जाता सिलेक्शन। हाँ, वो तो हम भी वही चाहते हैं। ये तो सर बिल्कुल 3 नंबर से नहीं हुआ सर, यूपीएससी बेस मैनेजमेंट ऑफिसर सर्विस के लिए जनरल कैटेगरी से था। इंटरव्यू दिया था।
हाँ नहीं इंटरव्यू नहीं, उसमें सिंगल स्टेज एग्जाम था सर, लेवल 7 का ऑफिसर वो बन जाता है, अच्छा और लेकिन सिर्फ 3 नंबर उसका कम आया, वो जनरल कैटेगरी में AWS नहीं था उसका। चलो इसको हम लोग फिर अगली करेंगे, 16/4 तक रहने देते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। स्थिति गड़बड़ है, और स्थिति खराब है सर। भयावह स्थिति है, भयावह। नहीं फिर भी हम लोग इनकरेज करते हैं भाई, लगे रहो तुम लोग, क्या करोगे।